नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो है हम लोग मौलिक अधिकार का जो हमने पिछले सेशन में रिकॉर्ड किया था क्लास, या आपने देखा था, उसकी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, हल्का सा एक रिव्यू देख लीजिए। रिव्यू इन द सेंस मतलब सुन लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। हमने क्योंकि कहा था ना, उस क्लास में भी रिवाइज करेंगे, आज भी रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन जब करेंगे तब भी रिवाइज करेंगे। रिवीजन से ही चीजें याद होंगी। ऐसे मैं बोल दूं चला जाऊं, मतलब क्या है? ऐसे 50 वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, कोई फायदा नहीं होगा ना। चलिए, तो रिवीजन के तौर पर हम लोग क्या देखेंगे। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 जिसमें बोला गया था कि वो कोई भी विधि हो जो संसद द्वारा बनाई जाएगी वो उस हद तक शून्य होगी जिस हद तक वो मौलिक अधिकार को सीमित करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या बोल दिया गया था, विधि के समक्ष समता और विधिकों का समान संरक्षण, दोनों का अर्थ हमने कल समझा दिया था आपको। ठीक है। अनुच्छेद 15 में सिर्फ हम लोग मुख्य पॉइंट देखेंगे, उसके सब पार्ट को कल देख लेंगे। मतलब कल क्या, जो देख चुके हैं वीडियो वहां पर जाके आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया था, 5 आधार पर राज्य किसी नागरिक के साथ 5 आधार पर, 5 आधार क्या थे, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता उपलब्ध कराई जाएगी, उसको सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही क्या है तो सही, वो पार्ट में ही है, सब पार्ट में है उसके। यहां पर 7 आधार की बात है। 7 आधार इन द सेंस 5 वो तो पहले वाले हैं ही, अनुच्छेद 15 वाले, 2 यहां पर जोड़ दिए गए नए। क्या, देखिए सातों देख लीजिए, लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, और छठवां क्या है, उद्भव, 7वां क्या है, निवास स्थान। इनके आधार पर किसी के साथ लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 वाला जो ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में भी वही चीज जोड़ा गया है, लेकिन ये लोक नियोजन की बात है, और 15 क्लॉज 6 वाला शैक्षणिक संस्थान की बात है। ठीक है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो हाँ, तो अब 17 में देख लीजिए, 17 में क्या है, 17 में क्या है, अस्पृश्यता से उन्मूलन की बात कही गई है। ठीक है। और 18 में क्या है, उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत इन द सेंस कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा अन्य किसी उपाधि को आप धारण नहीं कर सकते हैं। यहां पर एक राघवन केस हुआ था जिसमें बोला गया था कि सर, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था, ये सवाल किया गया था, क्या सर जो पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, हाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, ये जो है जो उपाधियां हैं, क्या ये उपाधियां मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये उपाधियां नहीं है, ये एक सम्मान है। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर के। ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी, है ना, क्वेश्चंस की और बाकी सब्जेक्ट्स की भी। क्लासेस तो चली रही हैं, आपको मिल रही होंगी, डेली अपडेट मिल रहा होगा। चलिए, तो अनुच्छेद 19, इसमें हम लोग डायरेक्टली इसको क्या समझते हैं, अनुच्छेद 19 जब आता है तो समझ लेते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या समझते हैं इसको, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अब इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। ठीक है। ये 19 क्लॉज 1 की बात कर रहा हूं मैं। 19 क्लॉज 1 क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अब 19 क्लॉज 2 में उस पर सब निबंधन लगाएंगे, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, वनडे एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। ठीक है। तो देखिए, अब इसमें क्या है, इसके सब पार्ट में क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एफ तो हट गया है, जी तक है। ठीक है। तो उसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। अब ट्रिक के माध्यम से पहले ट्रिक समझ लेते हैं क्या है। उस ट्रिक इन द सेंस की एक निमोनिक्स बना लिया है हमने, ताकि वो चीजें याद हो जाए हम लोग के बेहतर तरीके से। ठीक है। देखिए क्या है वो तरीका, सैम resides in पोलैंड। ठीक है। तो लाल वाला देखिए, ये अपना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतने अक्षर को आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, देखिए एस फॉर क्या है। अब देखिए जो बता रहा हूं मैं, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, ये अनुच्छेद है, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई। अब एफ देखिए संपत्ति वाला था तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है। एफ नहीं मिलेगा आपको, तो सीधे यहां मिलेगा जी। ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या बताया था हमने, बताइए, अभी 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 सोचिए तुरंत। संपत्ति का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है? बिल्कुल सही, क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, वो संवैधानिक और विधिक अधिकार है। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत, देखिए गलत बता रहे हैं आप,
आप सही बता रहे हैं लेकिन आप गलत बता रहे हैं भाई साहब। क्या है? अनुच्छेद 300 ए। साथ में बता दीजिए कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, वापस आ जाइए। अब देखिए इसमें वाक और अभिव्यक्ति वाले में पहला क्या है अपना? पहला है आपका यही वाक और अभिव्यक्ति, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता आप लिख लीजिएगा, यहां जगह कम है। अब बी वाले में क्या है? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। पढ़ना समझ लीजिए, पढ़ते कैसे हैं। 19 क्लॉज 1 उसका भी पार्ट है तो सब क्लॉज बी। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ए फॉर असेंबल, असेंबल मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, यहां एस फॉर क्या था? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंग्लिश में भी लिखना चाहें आप लोग, स्पीच प्लस एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहां पर ए फॉर क्या है? असेंबल होना, असेंबल होना। ठीक है, असेंबल यहां क्या है? इकट्ठा होना या जुलूस निकालना, जो वाला अधिकार है आपका, इकट्ठा होना, इकट्ठा होने का अधिकार। यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने का अधिकार भी आपको मिलता है। ठीक है, अब यहां पर ये ए फॉर क्या है? ए फॉर है एसोसिएशन, एसोसिएशन समझ रहे हैं ना? इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप, एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार। क्या है? संगठन बनाने का अधिकार, समझ गया ना? ठीक है, अब एम फॉर क्या है? मूवमेंट। एम फॉर क्या है? मूवमेंट। ठीक, मूवमेंट मतलब क्या? भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है आपको? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। ठीक, अब एम एम मत याद रखिएगा, ये ए बी सी डी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहीं भी भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, भारत में कहीं भी भ्रमण करने का, समझ गए ना? भ्रमण इतना समझ लीजिए, भ्रमण करने का अधिकार। इनको भी जगह चाहिए ना भाई साहब को। ठीक है, अब ई आ गए। ई फॉर, अच्छा ई से याद रखिए, जो थोड़ा इंग्लिश में कंफर्ट है, सब कंफर्ट होते हैं, बस अब अपने आप को एक बार से स्वतंत्रता देंगे ना सोच को, तो आप भी कंफर्ट हो जाएंगे। ई से क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट। क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट। अब ई से क्या है? इस्टेब्लिशमेंट। और आर से क्या है? रिजाइड्स, मतलब कहीं भी बसने का, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार, बसने से रहने का अधिकार, बसने का, कहीं भी रहने का अधिकार लिख लीजिए, बसने सही लग रहा है, रहने का अधिकार। ठीक है, ये क्या होता है? ई से मिला है आपको, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई से मिला है। ठीक, अब आ जाइए लास्ट वाला पी। ये क्या है? अब पी से जी है, इसको मत रिलेट करिए, बस याद रखिए कि लास्ट वाला जी है, पी है। ठीक है, पी से ये क्या है? प्रोफेशन। क्या है? प्रोफेशन। ठीक, प्रोफेशन मतलब किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं आप, है ना? किसी भी मतलब अपने अनुसार पसंद, अपनी पसंद के अनुसार अपने प्रोफेशन को अपना सकते हैं। ठीक, ये आपको किससे मिलता है? 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज जी से मिलता है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई और एफ छोड़ दिया आपने, तो जी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो अब दोबारा एक बार जरा, एक बार इसको नोट कर लिया होगा आपने रोक करके। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपसे सोचने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ए से क्या था? ए से क्या था? वाक और अभिव्यक्ति का। बी से क्या था? यहां ए से क्या था? ये असेंबल यानी इकट्ठा होने का अधिकार, जुलूस निकालने शांतिपूर्ण तरीके से। ए से संगठन बनाने का, ये इस वाले ए से यानी सी से संगठन बनाने का अधिकार, एसोसिएशन। एम यानी डी से क्या था? कहीं भी भारत में भ्रमण करने का, मूवमेंट का अधिकार। ठीक है, आर से क्या था? रिजाइड्स यानी कहीं भी भारत में बसने का अधिकार, रहने का अधिकार। पी से क्या था? कोई भी आप जो व्यवसाय है या फिर इन सब चीजों का, प्रोफेशन को अपना अभिरुचि के अनुसार अपने बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 19 अनुच्छेद 19 ये समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 वगैरह में 2 से 3 से लेकर के 6 तक जो है आपके युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, ताकि लोक व्यवस्था कई सारी चीजों में है ना। अब वाक और अभिव्यक्ति की बोल दिया गया तो किसी भी जगह गलियां नहीं लगेंगे ना। सदाचार, लोक व्यवस्था, ये सब व्यवस्थित रहनी चाहिए इन सब चीजों के, इन अधिकारों के साथ साथ। ठीक है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, उसमें सीमाएं भी लगाई गई हैं। ये भी एक सवाल स्टेटमेंट दे दिया तो कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद किस पे? 20 पे। 19 का 20 ही आता है ना गिनती में। चलिए अच्छी बात है, पता है आपको तो। अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया है? देखिए हमेशा आप 20 से लेकर के 21 तो याद रहता है आपको, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार, लेकिन 20 और 22 में हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, तो यहां समझिए क्या है। पहले आप अपराध कर रहे हैं, ठीक, अपराध करिए आप पहले। तो 20 में आप पहले अपराध करेंगे। ठीक, आइए अपराध करते हैं।
अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है? अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब जब अपराध करते हैं आप, तो अपराध करने के बाद जो है आपके क्या क्या अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 20 में। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या है। जैसे इसमें बात की जाती है, अब देखिए वकील करने वाली बात तुरंत मत जोड़ दीजिएगा यहाँ पर देखिए यहीं पर कंफ्यूज होता है आदमी। वकील करने वाली बात जोड़ देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। वकील करने वाली बात अभी नहीं आएगी, अभी आप अपराध किए हैं, अभी गिरफ्तार होने नहीं आए। जब गिरफ्तार होंगे तब आएंगे, तब वकील की बात करिएगा। स्वतंत्र वकील जो अधिकार है आपका वकील वाला, तब आप उसको क्लेम करिएगा। अभी आप अपराध कर रहे हैं, अभी समझिए क्या है इसमें। क्या है? पहली बात तो आपको भूतलक्षी कानून के तहत सजा नहीं मिल सकती। भूतलक्षी कानून कैसा? आपने आज जैसे देखिए निर्भया केस में क्या हुआ था कि जब उन्होंने उनका रेप किया था, निर्भया रेप कांड हुआ था, तो नाबालिग जो उनके रेप के लिए सजा, जो एक तरह से कानून में प्रावधान था सजा का, वो उतना सख्त नहीं था। ठीक है, इसलिए उनको क्या है, उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। जब उन्होंने वो अपराध किया तो उस समय क्या कानून था। ठीक है, चलिए। तो जो निर्भया वाले मामले में समझ के, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस समय आप जो अपराध कर रहे हैं उस समय जो कानून है उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई अपराध किया तो उसके लिए कल कानून बना करके आपको सजा दे दी जाए। ठीक, तो भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी कानून इसमें लागू नहीं होता है अपराध में सजा देने के लिए। ठीक, और दूसरी बात क्या है, एक ही अपराध के लिए आपको 1 वर्ष सजा दी जाएगी। अब इसमें भी कई सारे विवाद रहते हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यायिक मामला है ना, ये सिविल और जो है क्रिमिनल मामला अलग अलग नहीं माना जाता है, मतलब उसको दोहरी सजा नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो एक ही सजा है, बस आप अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं तो वो अलग अलग देखा जाएगा उसको। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया कि भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा और एक कानून के लिए, और हाँ, आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 समझ में आ गया आपको? अपराध में दोष सिद्धि से, ऐसा लग रहा है घी से संरक्षण मिल रहा है। चलिए, अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, तो क्या हो गया? पहला, भूतलक्षी प्रभाव से किसी कानून का लागू नहीं किया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, स्वयं के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, अब आ जाइए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भी इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित स्वतंत्रता से व्यक्ति को, समझ लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी ने अपराध कर दिया तो उसमें विधि है कि ऐसा सजा मिलेगा, फांसी की सजा मिलेगी, तो उसके द्वारा उसके प्राण के अधिकार से, मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, चलिए, इतना ध्यान रहेगा आपको। अभी यहां पर कुछ चीजें और हैं। क्या? एक आया था मेनका गांधी केस, जो हर बार पूछा भी जाता है। तो वो आया था एक मेनका गांधी केस। इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, इनको विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। क्या ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मेनका गांधी केस ये आया था 1978 में। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं मेनका गांधी की बात, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, आप बताएंगे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आप बताएंगे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सब रिवाइज करिए क्या था। ठीक है, चलिए, मैंने 1978, इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्राण एवं दैहिक जीवन ऐसा सिर्फ सिंपल नहीं है। क्या है? गरिमामय जीवन का अधिकार। क्या है? गरिमामय जीवन का अधिकार। गरिमामय जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ठीक है, और यहां पर एक कंसेप्ट और लाया गया जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, यहां पर एक कंसेप्ट और जोड़ा गया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। क्या जोड़ा गया? विधि की सम्यक प्रक्रिया से भी इस अनुच्छेद को जजमेंट देते वक्त विधि की सम्यक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा। विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है? विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब जैसा लिखा गया है वैसे ही उसको जज किया जाएगा।
विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है? तार्किक तो हो, विधि जो है तार्किक होनी चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना है कि उस तर्क के द्वारा क्या पूर्ण न्याय हो पा रहा है। जो आप उस तर्क के आधार पर, विधि द्वारा स्थापित जो विधि लिखी गई है उसके आधार पर जो जजमेंट दे रहे हैं आप, या जो न्याय कर रहे हैं, क्या उससे न्याय मिल पा रहा है अभियुक्त को? तो वो भी सुनिश्चित करना, ये विधि की प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, सॉरी, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, अब इसी के तहत देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए उसको। स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, है ना? जो राइट टू प्राइवेसी है वो किस जजमेंट के तहत मिला था? पुट्टू स्वामी केस, है ना? पुट्टू स्वामी केस के तहत आपको राइट टू प्राइवेसी का केस, जो अधिकार है वो मिला था। ठीक, रात्रि में निद्रा, बाबा रामदेव को जब गिरफ्तार किया गया था रात में, उन्होंने जब केस किया तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि रात में नींद लेने का भी अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें जो थी आपके एक मौलिक अधिकार में तहत हो गए। ठीक है, अब 21 तो यहां मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि 22 के लिए जगह बनाना है। देखिए 22 में क्या अपराध यहां हो गया, जीवन मिल गया आपको। अब 22 में आइए, यहां क्या है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी व हिरासत से संरक्षण। ठीक, अब यहां पर आप वकील कर लीजिए भाई साहब, लाइए वकील को अपने। यहां पर अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने मनपसंद वकील को रख सकते हैं। आपके पास अधिकार है कि आप कारण को पूछें। अच्छा देखिए, यहां पर अनुच्छेद 22 में कई सारा लोचा है। लोचा इन द सेंस, ये कई सारे मामले हैं इसमें। क्या है ये जो मैं बता रहा हूं आपको? ये बात है अपराध के बाद की, ये स्थिति है अपराध के बाद की, मतलब गिरफ्तारी के बाद की, गिरफ्तारी के बाद की बात है। क्या, गिरफ्तार हो गए आप, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप वकील कर लीजिए, आप कारण पूछिए। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा उनको। ठीक, लेकिन गिरफ्तार से पूर्व, अपराध से पूर्व, हाँ ये अपराध के बाद की बात है। और अपराध से पूर्व की स्थिति क्या है? जो वो यूपी ये लगता है ना, कोपा वाला, निवारक निरोध वाला जो कानून लगता है, जिसमें कारण बताना भी बताने जाना होता है लेकिन बताते नहीं है, और अपराध होने के संदेह में आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वहां पर 24 घंटे की बाध्यता नहीं है, वहां पर 3 महीने तक रख सकते हैं आपको अंदर। ठीक है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस सिंपल ये याद रखिए कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी व हिरासत से संरक्षण दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए, कुछ मामलों में गिरफ्तारी व हिरासत से संरक्षण। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया? 20, 21, 22 अपराध, पहले अपराध करेंगे उसके बाद गिरफ्तारी होगी आपकी। ठीक है ना? चलिए, शब्द याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, पहले अपराध फिर गिरफ्तारी, बीच में आपको जीवन का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, 22, चलिए, अनुच्छेद 22 हो गया। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा था? 23 और 24। ठीक, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल समझ लीजिए। 23 में क्या बोला गया है? शब्द देखिए, मानव दुर्व्यापार, ठीक है, बेगारी। बेगारी मतलब क्या होता है? बेगारी मतलब कि आपसे काम करा लिया जाए और जो मजदूरी है वो न दी जाए। ठीक है, बलात् श्रम, बच्चों से बलात् श्रम, ये तीनों का मनाही किया गया है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, ये तीनों चीजें नहीं की जाएंगी। अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया है? 14 वर्ष तक के बच्चों को खनन, उद्योग व खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, कार्य में नहीं नियोजित किया जाएगा। यह नियोजित नहीं किया जाएगा, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, ठीक, ध्यान रहेगा। अब यहां पर ये 23 वाले में अपवाद भी है कि राज्य आपसे ये बेगारी करवा सकती है। जब राज्य हित में बात हो तो राज्य आपको बिना वेतन के काम करवा सकती है। ठीक है, वो अपवाद है उसका। ठीक है, अनुच्छेद 23-24 क्लियर हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार था, ये 14 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये तीनों शब्द याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 25 पे। अब 25 से क्या शुरू होता है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 से क्या शुरू होता है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी क्या मतलब, समझेंगे चीजों को लेकिन थोड़ा फास्ट।
ठीक है। 25 अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि आपको धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है। तो तंत्रता, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आपको प्रचार प्रसार आचरण करने का स्वतंत्रता, ठीक है, और अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब इसमें स्पष्टीकरण आया था कि सिखों को जो है वो कृपाण रखने का और जो पंच वाले होते हैं ना उनके वो रखने का अधिकार है, और हिंदुओं को जो है वो किसी भी मंदिर में जाने से प्रवेश को निषेध नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें स्पष्टीकरण में आती हैं, ठीक। अनुच्छेद 25 ये हो गया। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है कि धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है, बनाने का अधिकार, उसको उसके प्रबंधन का अधिकार है ना, धार्मिक प्रयोजन के लिए संपत्ति खरीदने का अधिकार, धार्मिक प्रयोजन के लिए संपत्ति खरीदने का अधिकार, ठीक है। 25 ये हो गया, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार मानने अबाध रूप से इसकी स्वतंत्रता है। 26 में क्या है, धार्मिक संगठन बनाने का, उसके प्रबंधन का, धार्मिक प्रयोजन के संपत्ति खरीदने वगैरह का अधिकार है, ठीक है। सिंपल ये लाइन याद रखिए, धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है। अब देखिए 27, अनुच्छेद 27 देखिए, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल तो अगली वीडियो में, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, भले ही कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि मेन पर्पस याद करना है। 25-26 क्लियर हो गया। 27 पे आइए। 27 में ये बोला गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसका प्रयोग वो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाए। उसका राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिसका प्रयोग किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, ठीक। अब यहां पर फीस और सब्सिडी उसमें अपवाद है, ठीक है। फीस लगाया जा सकता है लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। 27 क्या हो गया, कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, है ना, जो किसी धर्म के बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाए, ठीक। समझ में आएगा 27 वाला, सुन के लिख लीजिएगा। 28 आ जाइए। 28 क्या बोला गया है, 28 में ये बोला गया है, यहां पर देखिए, यहां पर ये बोला गया है कि कुछ मामलों में धार्मिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें ये मेनली बात ये है कि आप किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षाएं दी जाएंगी, किसमें नहीं दी जाएंगी, उसकी बात की गई है, उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, जो राज्य द्वारा पूर्णता पोषित है, पूर्णता उसी द्वारा मैनेजमेंट चल रहा है, वहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक। जो दो चीजें हैं, एक जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है लेकिन पूर्णता नहीं, राज्य द्वारा वित्त पोषित है, और दूसरा क्या है, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बाध्यकारी नहीं होगा। दी जा सकती है, नहीं देना उनके ऊपर है, लेकिन बाध्यकारी नहीं होगा। और जो सिर्फ धार्मिक शिक्षण संस्थान है या सांप्रदायिक शिक्षण संस्थान है, वहां पर तो भाई वो धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होगा, बाध्यकारी होगा, ठीक है। बस इतनी बात की गई है इसमें 28 वाले में, ध्यान रहेगा। धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 28 में। चलिए अब आ जाइए 29-30। 29-30 क्या है, वेरी गुड, याद आ गया, हाँ, क्या है, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 देखिए। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है, अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति, भाषा व लिपि के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, संरक्षण का अधिकार, ठीक है। अल्पसंख्यकों को उनके संस्कृति, भाषा व लिपि के संरक्षण का
अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है कि धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति, भाषा व लिपि, संस्कृति, भाषा प्लस लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। ठीक है। तो 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों को संस्कृति, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार है। 30 में क्या बोला गया है? धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक को ये संस्कृति, भाषा व लिपि, अपने संस्कृति, भाषा व लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है उनके पास। ठीक है, चलिए 29 क्लियर हो गया आपको? मतलब जो संस्कृति के संरक्षण के लिए अधिकार दिया गया था उसके अंतर्गत आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? 31 तो आपका एक तरह से हट ही गया है, संपत्ति वाला। ठीक है, अब आइए सीधे 32 पे। अनुच्छेद 32 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या बोलता है? पहली बात तो वो संवैधानिक उपचार की शक्ति, मतलब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता बनता है। क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता बनता है। ये देखिए अनुच्छेद 32, यहीं से अनुच्छेद 226 समझ लीजिए। अनुच्छेद देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है और यहां से ये हाई कोर्ट की पावर है। ठीक है, हाई कोर्ट के पास ज्यादा बड़ी पावर है। रिट जारी, देखिए इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? यहां देखिए बोले संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार तो लिख ही लेंगे ना भाई साहब? हाँ लिख लीजिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो यहां पर 5 प्रकार के, इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। 5 प्रकार के ये रिट पूछे जाते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो किस रिट के तहत क्या किया जाता है ये पूछा जाता है, तो इसकी भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और 226 के तहत हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसमें क्या बोला गया है कि वो देखिए सुप्रीम कोर्ट तो केवल मौलिक अधिकार, केवल फंडामेंटल राइट के खिलाफ ही जारी कर सकता है ये रिट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट प्लस अगर किसी के द्वारा मतलब व्यक्तिगत भी कोई निर्बंधन कर दिया जा रहा है या फिर ऐसा कोई मानवाधिकार का हनन हो रहा है या किसी अन्य अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट क्या है? रिट जारी कर सकती है। मतलब सिंपल का कहने का ये है, अगर आपके स्टेटमेंट में ये आ जाए कि जो रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी हाई कोर्ट की है, मतलब हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार रिट जारी करने मामले में ज्यादा है, तो ये बात सही है, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र है वो सीमित है इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, अब देख लीजिए 5 प्रकार के रिट कौन से हैं वो। मैं उसके इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि कई बार उसका इंग्लिश देवनागरी में लिख करके पूछ लेता है, फिर हम लोग सोचते हैं अरे ये तो पढ़े नहीं थे भाई साहब। ठीक है, देखिए तो पहला क्या है अपना? पहला है आपका हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया है कि बिना किसी आधार के गिरफ्तार कर लिया गया है या अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो रिट जारी याचिका दायर करेगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये हैबियस कॉर्पस रिट जारी करेगी, उससे बोलेगी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी उसको सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। सशरीर प्रस्तुत करने का अधिकार जो है रिट जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला आता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्या है? मैंडमस। मैंडमस में क्या है? परमादेश। क्या है? परमादेश। ठीक, जब कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है या उसके मतलब गलत काम कर रहा होता है और आपको शिकायत करनी है ना, तो आप ये याचिका दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडमस यानी परमादेश के तहत उसको ये बोलेगा कि आप जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं, आप एक जवाब दीजिए या जो भी कार्य करना होगा वो करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? प्रतिषेध। यहां देखिए
एक और लिख ले रहा हूं तब समझा रहा हूं मैं। प्रतिषेध, और ये क्या है? सर्टियरी, सर्टियोररी, ठीक है, सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। अब देखिए इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इन दोनों रिटों में समझने में हमेशा कंफ्यूजन होता है क्या, कि कौन सा, देखिए क्या पहले समझ लीजिए है क्या। इसके बारे में क्या है कि कोई भी अधिकरण या न्यायिक संस्थान, उससे नीचे वाला न्यायिक संस्थान, अगर कोई भी नहीं, उसका कुछ कंडीशन है, लेकिन ये समझ लीजिए कि न्यायिक संस्थान अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या गलत निर्णय जो न्याय है वो गलत कर रहा है, अगर ये रहा है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के या गलत तरीके से वो निर्णय कर रहा है, उस मामले में उसका सुनवाई कर रहा है, तो ये प्रतिषेध वाला जारी होगा, प्रोहिबिशन वाला। और अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के या गलत निर्णय दे दिया है, निर्णय दिया जा चुका है, निर्णय दिया जा चुका है, ठीक है, तब क्या होगा, ये उत्प्रेषण वाला जारी होगा, तब क्या होगा, उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी वाला जारी होगा, ठीक है। अब यहां देखिए इसमें कई बार ये जो होता है ना कि उस निर्णय की दोबारा सुनवाई करना, निर्णय का पुनर्विलोकन करना, एक तरह से हो जाता है ये वाला, ठीक है। और इसमें कई बार उस निर्णय को शून्य भी घोषित कर दिया जाता है, ध्यान रहेगा। चलिए तो अब ये देखिए, प्रो मतलब प्रोसेस में चल रहा हो, अगर प्रोसेस में चल रहा है निर्णय, वो आपकी सुनवाई चल रही है, तो क्या होगा, प्रतिषेध वाला, प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब प्रोसेस में चल रहा है। और अगर निर्णय आ चुका है तो उत्प्रेषण वाला जारी होगा, निर्णय दिया जा चुका है तो उत्प्रेषण वाला जारी होगा, ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए लास्ट वाला क्या है आपका, को वारंटो, को वारंटो, को वारंटो, ये क्या है, अधिकार परीक्षा। इसको यहां लिख लिया जाए क्या, चलिए यहां लिख लेते हैं इसको, अधिकार परीक्षा। को वारंटो वाला क्या है आपका, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है, को वारंटो, ध्यान रहेगा। अधिकार परीक्षा क्या होता है, देखिए अधिकार परीक्षा इन द सेंस कि अगर कोई अधिकारी अपने पद पर बैठा है और आपको लग रहा है कि वो उसके योग्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे इस रिट के तहत पूछ सकती है कि आप किस अधिकार के तहत उस पद पर बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई गलत तरीके से पैसा देकर के किसी नौकरी में लग गया, तो आपको पता है गलत तरीके से लगा है, या पेपर देके नहीं गया, या नकल करके गया है, ठीक है, योग्य नहीं है उसके, तो आप उसमें याचिका दायर करिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करके अगर ऐसा पाया जाता है तो उससे पूछेगा कि आप किस अधिकार के तहत उस पद पर बैठे हुए हैं। समझ में आ गया। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार के हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियररी, को वारंटो, ठीक है, ध्यान रहेगा, 1 2 3 4 5, ध्यान रहेगा, 5 प्रकार के ये रिट हैं अपने, ठीक है। तो चलिए अच्छा देखिए, अच्छा ये रिट तो हो गए, ये याद हो गया। अब हम लोग आर्टिकल 23 33 34 35 समझ लेते हैं हल्का हल्का, यही समझ लीजिए। चलिए अनुच्छेद 33 क्या बोलता है, अनुच्छेद 33 बोलता है कि जो अपने सशस्त्र बल वाले हैं, है ना, या जो सैन्य मामलों में है, सैन्य संबंधी सर्विस में है, या जो खुफिया विभाग के लोग हैं, संसद जो है इनके मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये पावर अनुच्छेद 33 के तहत संसद को मिला है, ठीक। अनुच्छेद 34 क्या बोलता है, अनुच्छेद 34 के तहत ये है कि जहां पर मार्शल लॉ लागू हुआ है, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया है, वहां पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब मार्शल लॉ की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान में नहीं दिया है, संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन क्या बोला गया है, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 क्या है, अनुच्छेद 35 ये बोलता है कि संसद किसी विशेष मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, ये संसद के पास पावर है। अनुच्छेद 35 के तहत अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ वाला है, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल या अपने जो रॉ एजेंसी वाले हैं, आईबी वाले हैं, इन पर कुछ मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये संसद के पास पावर दिया गया है अनुच्छेद 33 के तहत, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको, ध्यान रहेगा। चलिए समय हो गया है, ठीक है, और क्लास इतना ही शॉर्ट, इतना ही रखेंगे हम लोग, ताकि आप बोर ना हो ज्यादा, और कम समय में, क्योंकि पेशेंस लेवल लोगों का कम हो ही रहा है, ठीक है। तो अब इतना आपका क्लियर हो गया है, 5 प्रकार के रिट देख लिया आपने, अनुच्छेद 33 34 और 35 समझ लिया, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो 10,000 15,000 फीस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।